गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं लास्ट मोमेंट इंपॉर्टेंट टिप्स कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है जिससे आपसे कम गलतियां हों और आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो मैं उन सब के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। पूरी एंड तक वीडियो देखना। जो सारे पॉइंट्स बताऊंगा डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लिया पेपर के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एकदम मोटिवेशन के साथ आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं पेपर के अंदर सारे। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर तुम्हें पेपर के बारे में जानना है कि कैसे पेपर में हम किस तरीके से सॉल्व करें जिससे हमारे ज़्यादा मार्क्स आएँ और कम गलतियाँ हों, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें कन्फ्यूजन अपने दिमाग से ये निकालनी होगी कि जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो 16 जुलाई को जो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा 2 शिफ्ट में 10 to 12 और 2 to 4 में। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन अपना ये निकालो कि जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे ऐसे नहीं होगा कि पहले 2 शिफ्ट मतलब जो पहले 2 घंटे हैं उसमें तुम्हें 2 पेपर प्रोवाइड करेंगे, 1 घंटे के लिए एक पेपर, दूसरे घंटे के लिए दूसरा पेपर। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें 2 घंटे मिलेंगे, तुम्हें 10 बजे ही सुबह वाली शिफ्ट में दोनों पेपर दे दिए जाएंगे। अब वहाँ पर उन्होंने सिंपल ऐसा बोला है कि तुम्हें 2 घंटे में दोनों पेपर सॉल्व करके देने हैं। मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ कि एक पेपर तुम्हें दिया जाएगा 1 घंटे के लिए, फिर तुम उसे सॉल्व करो, उसे सबमिट करो, फिर दूसरे घंटे में दूसरा पेपर दिया जाएगा, उसे सॉल्व करो, उसे सबमिट करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सिंपल आपको 10 बजे 2 पेपर दे दिए जाएंगे। अब आपको वहाँ पर ऐसा खुद टाइम मैनेजमेंट करना है, ऐसा सारी चीज़ें खुद करनी है जिससे दोनों पेपर 2 घंटे में हो जाएं, जिससे आप 12 बजे आप उन्हें दे पाएँ दोनों पेपर ही। सेम ऐसा ही आपके साथ सेकंड शिफ्ट में होगा, जो आपका 2 से 4 पेपर होगा उसमें भी 2 बजे ही आपको दोनों पेपर दे दिए जाएंगे और 4 बजे आपसे दोनों पेपर ले लिए जाएंगे। तो वहाँ पर आपको खुद टाइम मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है कि 2 घंटे में 2 पेपर हो जाएँ। उसके लिए तुम्हारा भाई आज आया है तुम्हें बताने के लिए कि किस तरीके तुम्हें सारा टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके सारी चीज़ करनी है जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर करना, जो मैंने पहला पॉइंट बताया इसे क्लियर रखना। अब बताता हूँ पेपर में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही हों और आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ और पेपर भी ना छूटे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इस बात को ध्यान से सुनना। पहली चीज़, पहला पार्ट कौन सा? वो चीज़ जो कि आपको आती है जिसमें कम टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, वो जो कि आपको आती है बट उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तीसरी चीज़, वो आपको आती भी है नहीं भी आती, मतलब वहाँ कन्फ्यूजन वाला हिसाब है कि यार लग भी रहा है, हो भी सकता है, लग भी रहा है, नहीं भी हो सकता, तो तीसरी वो। चौथा, जो कि आती ही नहीं है। तो आपको इसी मैनर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो आता है, जो कि जिसमें कम टाइम लगेगा। दूसरा, जो आता है जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको दूसरे पे लेना है। तीसरा, जो जिसमें कन्फ्यूजन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लग रहा है, लग रहा है नहीं है, वो तीसरे पे। चौथा, जो आता ही नहीं, जिसमें हमें तुक्के लगाने हैं। तो इस तरीके से मैं आपको पेपर सारा सॉल्व करना है। तो देखो, इससे क्या हो रहा है, पहली चीज़ आपने किसको टारगेट करा? उन क्वेश्चन को जो कि आपको आते हैं जिसमें कम टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले फटाफट वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। दूसरा, वो चीज़ जो कि आपको आती है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोनों को मिला के आपके अच्छे मार्क्स क्रिएट हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि दोनों चीज़ें ही आपको आती थी, एक में कम टाइम लगा, एक में ज़्यादा टाइम लगा। तो एज अ टोटल देखें तो आपके कम टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे इसी में। ठीक है। तीसरे में आपको जो आपको देखो मैं बताऊं, आप तीसरे में कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें लगता है यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरे साथ जब ऐसा होता था तो मैं तो यही सोचता था। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, अब उसे क्वेश्चन को पढ़ते ही जो मेरे दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन गया ना, तो अकॉर्डिंग टू मी वही हमारा 100% सही होता है। 90% तो हमारा हमेशा वही सही होता है। बिकॉज आप खुद एक चीज़ सोचो, कोई क्वेश्चन पढ़ा तो उस पॉइंट पे ही सबसे पहले हमारा ध्यान क्यों जाता है? क्योंकि वो हमें सही लग रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी आपको जिसमें भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पढ़ना। उस क्वेश्चन के बाद जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको कुछ ऑप्शन में देखते ही पहली बारी में लगेगा कि हाँ यार यही है। बट आप जब दूसरा ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार ये भी हो सकता है। तो जो पहले वाले में जिसमें लगा था ना कि हाँ ये यही है, तो उसी में रहना है, आपको कंफ्यूज वहाँ नहीं होना। ठीक है। और वहाँ आप सिचुएशन देखना, जैसा आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्शंस लेना। या मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, मेरे साथ तो 90% केसेस में ऐसा ही होता था। और मैं हमेशा रियलाइज़ करता हूँ कि कोई क्वेश्चन मैंने पढ़ा उसमें मुझे कन्फ्यूजन है तो मैं सबसे पहले उसी में तो लगाऊंगा जो मुझे 100% सही लग रहा है। कन्फ्यूजन कहाँ आता है? जब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ भी चले जाते हैं, हमें लगता है हाँ ये भी तो हो सकता है।
तो ऐसा नहीं करना, आपको जो पहले आए आपको उसी पे रिलाई करना है और बाकी सिचुएशन देखना वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चौथा जो आपका है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता, इसके लिए मैं आपको एंड में पॉइंट बताऊंगा कि इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी एक बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा इसके लिए क्या करना है, ठीक है। अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। तो देखो आपके जो पेपर हैं पहले शिफ्ट में वो एक न्यूमेरिकल है और आपका एक थियोरटिकल है, ऐसी सेम दूसरी शिफ्ट में भी एक न्यूमेरिकल है और एक थियोरटिकल है। तो पहली शिफ्ट में जो आपका जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट है, दूसरा अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग है। दूसरी शिफ्ट में आपके जो पेपर है स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो देखो मैं यहाँ पर पहले आपको सबसे पहले ये बोलूँगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो आप उस पेपर को पहले उठाओ। इससे होगा क्या, जब कॉन्फिडेंस वाली चीज़ों को उठाता हूँ ना तो मोटिवेशन हाई हो जाता है। तो जो चीज़ कमज़ोर भी है ना उसमें भी हमारा 100% मोटिवेशन रहता है। बिकॉज हमारा दिमाग बोलता है कि देख यार तू वो चीज़ तो पहले इतनी अच्छी कर चुका है, तो ये तो तेरे लिए बच्चों वाली खेल है। तो इस तरीके से ही होता है। तो जो चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हो, आपको लगे यार ये चीज़ तो बहुत ईजी है, इसको सबसे पहले निपटाता हूँ, तो सबसे पहले उस चीज़ को करना है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे भैया आपकी ओपिनियन क्या है, आपके अकॉर्डिंग हमें पहले क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करना चाहिए या पहले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो देखो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल करना चाहिए। अब मैं इसके आपको कुछ रीजंस दूंगा। तो देखो न्यूमेरिकल में क्या होता है, हमें सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं, तो सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम जाता है एज़ कंपेरिजन टू थियोरटिकल। तो थियोरटिकल में क्या होता है, अगर हमें चीज़ अंडरस्टैंडिंग है, हमने समझी हुई है सारी चीज़ें डीप में जाके, तो अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, तो हमें डायरेक्ट पिक हो जाता है, वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आपको पता है तो हैंड टू हैंड आप उसका फटाफट आंसर दे दोगे। बट न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होता, आपको क्वेश्चन आते हुए भी आपको पूरा सॉल्व करना होता है, तो वहाँ ज़्यादा आपका टाइम लग रहा है एज़ कम्पेरिजन टू अगर मैं बात करूँ थियोरटिकल। तो उसका पहला रीज़न तो यही है कि उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जब ज़्यादा टाइम वाली चीज़ें पहले कर लोगे तो टेंशन फ्री भी रहोगे, और दूसरा जब एंड में कम टाइम भी बचा होगा तो थियोरटिकल में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अगर तुम्हें चीज़ें समझी हुई हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो पढ़ते ही डायरेक्ट पिक हो जाएगा आंसर, तो तुम कम टाइम में भी उसको ईजिली मैनेज कर लोगे। और दूसरा रीज़न ये भी है पहले न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को उठाने का, कि देखो ऐसा होता है अक्सर जब एंड में कम टाइम बचा होता है ना, तो हम हड़बड़ाहट करते हैं, हम सही चीज़ों को भी गलत करे आते हैं, क्योंकि वहाँ कम टाइम बचता है, हमारा दिमाग बोलता है भाई पेपर छूट जाएगा फटाफट कर, और वो फटाफट करने के चक्कर में हम सही चीज़ों को भी कभी कभी गलत करे आते हैं। ऐसा बचपन में होता था अक्सर हमारे साथ, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, कभी मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने एंड में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को उठाया, वैसी हड़बड़ाहट होगी, अगर कम टाइम बचा होगा, तो तुम खुद सोचो जो कैलकुलेशन करनी होती है उसमें पूरी कैलकुलेशन करोगे और उसमें हड़बड़ाहट भी होगी, तो ज़्यादा चांसेस है कैलकुलेशन गलत होने के और आंसर गलत निकल के आने के, या हो सकता है आंसर निकले ही ना, तो वहाँ और ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सबसे पहले तुम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को उठाना, एक बार ज़्यादा टाइम लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, जिससे एंड में अगर कम भी टाइम बचेगा तो थियोरटिकली तो है वो तो तुम्हें आते ही होंगे, देखते ही पिक कर लोगे, तो ईजिली तुम्हारा ऐसा पूरा पेपर ख़त्म भी हो जाएगा और तुम्हें कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी तुम्हें ध्यान रखना है। और मैं ये भी बता दूं, इसमें भी तुम्हें वही चीज़ अप्लाई करनी है, कोई भी पहले करो कोई भी पेपर बाद में करो, वही सेम चीज़ अप्लाई करनी है। पहले वो चीज़ जो कि तुम्हें आती है कम टाइम जिसमें लग रहा है, दूसरी चीज़ वो तुम्हें जो आती है बट उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तीसरी चीज़ जो चीज़ तुम्हें आती भी है नहीं भी आती कन्फ्यूजन है, चौथी जो आती नहीं है, तो इस तरीके से ही सॉल्व करना है। और मैं तुम्हें न्यूमेरिकल में एक चीज़ और बोलूँगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना, तुम्हें कॉपी पे जितना कम लिखा जाए उतना करना है। इससे मेरा मतलब ये नहीं कि तुम सॉल्व ही मत करो, मतलब वो कॉपी पे सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है और तुम कहो भैया ने तो बोला था कॉपी पे करना ही नहीं, कैलकुलेटर पे लगे हुए हो, ऐसा भी नहीं करना। बट जो चीज़ कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकती है तो वहाँ कोशिश करनी है अपने हाथ को कम खर्च करना है, जिससे कम से कम टाइम में आंसर ईजिली निकले, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और न्यूमेरिकल में एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी न्यूमेरिकल में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाना, सबसे पहले कहाँ जाना है, जो क्वेश्चन छोटे हैं देखते ही आंसर पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि यार ये चीज़ तो मैंने कर रखी है, बहुत चुटकियों में निकाल दूंगा फटाफट, या देखते ही ऐसा लग रहा है यार ये तो मैंने सेम क्वेश्चन ही ट्राई कर रखा है, तो सबसे पहले उन चीज़ों को करना है, ठीक है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है भले ही तुम्हें आते हैं अभी उन्हें पेंडिंग रखो, बिकॉज वहाँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो सबसे पहले फोकस करना उन चीज़ों के ऊपर जो कि देखते ही लग रही है कि हाँ ये चीज़ तो यार मैंने कर रखी है, अभी निकालता हूँ एंड टू एंड में आंसर, ठीक है। उन चीज़ों को सबसे पहले फोकस करना है, ओके। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल करने हैं। ऐसी सेम सेकंड शिफ्ट में भी है, आपका स्टैट्स एंड मैथ्स है और साथ में आपका लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर तो मैं स्पेशली तुम्हें स्टैट्स एंड मैथ्स के लिए गाइड करूँगा अपनी तरफ से,
वो ये कि देखो, हम सब लोग एक नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं और हमें मैथ से बहुत डर लगता है। तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, डायरेक्ट जाते ही मैथ्स को उठा लेते हैं और डीमोटिवेशन में आके पूरा जो बनता हुआ पेपर है, जो स्टैट्स उनको बहुत अच्छी आती है, उसको भी बिगाड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले पेपर में जाना है अपने स्टैट्स के ऊपर, भले आपकी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है चाहे नहीं है, सबसे पहले फिर भी जाना है स्टैट्स के ऊपर। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न, स्टैट्स के मार्क्स है ज़्यादा, 60 मार्क्स, और मैथ्स के 40 मार्क्स। तो जब 60 मार्क्स जेब में होंगे ना, तो ये 40 मार्क्स तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और भाई तुम 40 मार्क्स के लिए भी तो पढ़ के जा ही रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं तुमने छू नहीं रखा। और बिलीव मी, मैथ्स भी बहुत ईजी आती है, तो उस 40 में से तुम ईजीली 20 या 15 मार्क्स तो स्कोर कर लोगे। तो 60 पहले से, 15 यहाँ से आगे 75 बनते हैं। तो तुम्हारी कोई मतलब कोई चीज़ तुम्हें डरा ही नहीं सकती यहाँ पर, इस तरीके से चलोगे तो। और दूसरा रीज़न ये भी है, स्टैट्स बहुत ईजी है एज कम्पेरिजन टू मैथ्स। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बोलूँगा, स्टैट्स और मैथ्स में दोनों में ही देखो, स्टैट्स में सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन बड़े बड़े आए जिसमें तुम्हें प्रॉपर लिखना पड़े, तो वहाँ पर तुम कोशिश करना कुछ ट्रिक्स लगाओ जिससे फटाफट आंसर आए, या भी उनको पेंडिंग रखना जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो जिसमें ट्रिक्स से लगा के फटाफट आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर से ही, तो सबसे पहले उनको पिक करना है। ठीक है, जिससे कम से कम टाइम में पूरे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी हो और कोई टेंशन भी ना हो। और मैथ्स में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो मैथ्स से अगर डर लगता है तो मैथ्स से डरना नहीं है, बिकॉज 60 नंबर तुम्हारे ऑलरेडी जेब में मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो जो मैथ्स है उसमें जो क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें बहुत तगड़ा है यार, ये तो मेरे से बनेगा ही नहीं, छोड़ो, इग्नोर भाई। तुम्हारे पास 60 नंबर पहले से हैं, वो क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारे 40 नंबर, वो क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैथ्स में भी उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो कि देखते तुम्हें ईजी लग रही हैं और ईजिली बन जाएंगी। और वो ट्रिक तो तुम्हें अप्लाई करनी है चारों वाली, जो मैंने तुम्हें 4 पार्ट्स में पेपर को डिवाइड करना बताया है। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये है कि आपको पेपर में सबसे पहले फोकस करना है 30 क्वेश्चन सही करने हैं। बिकॉज जैसे आपको पता ही होगा कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 इंटू 2 100, 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जो भी आपका पेपर है उसमें सबसे पहले फोकस करना है 30 क्वेश्चन के ऊपर। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करना है, उनको 100% सही करना है। बिकॉज 30 इंटू 2 करते हो तो 60 मार्क्स तो आपके पहले ही आ जाते हैं। और आपको पता होगा आपको 200 और 200 के ऊपर मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो 60 इंटू 4 अगर चारों पेपर में करते हो तो 240 मार्क्स बन जाते हैं, और यहाँ आपका बहुत अच्छे से आप पास हो जाते हो। तो सबसे पहले फोकस क्या करना है, 30 क्वेश्चंस के ऊपर, उन्हें सही करना है। बाकी जब 30 हो जाए तुम रिस्क से बाहर हो, उसके बाद तुम्हारा मन हो जितने सारे करो, उसमें टाइम लो, कुछ भी करो, वो तुम्हें सारे करके ही आने हैं। बट तुम रिस्क से बाहर हो जाओगे, अब तुम्हें फेल नहीं करने वाला कोई भी, तो वहाँ पर तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब बात करता हूँ लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो मैंने तुम्हें बोला था स्टार्टिंग में, कि ये जो चौथा है, इसकी क्या ट्रिक है, इसको कैसे करना है सॉल्व। तो देखो मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हारे पेपर में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कोई छोड़ने का तो बनता ही नहीं है साहब। जो चौथा है इसे तुम्हें छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इसमें तुम अब ऐसा क्या कर सकते हो, या तुम मुझसे पूछो भैया ऐसा आप कुछ बता दो कि हमने जैसे कोई चीज़ नहीं पढ़ी बिल्कुल भी और वो क्वेश्चन आ गया, तो मैं वहाँ तुक्का कैसे लगाऊं जो सही भी हो सके या नहीं भी हो। तो मैंने ऐसा सुना है, तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि जैसे तुक्के वाली बात आए ना, तो पहले तो कोशिश करना तुक्के वाली बात ना ही आए, मतलब तुम्हें सारी चीज़ें आती हों। और तुक्के वाली बात आ भी रही है तो छोड़ के तो आना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारी चीज़ें अटैम्प्ट करके आनी है। तो इसमें मैं तुम्हें ये बोलूँगा, इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मैं देखता हूँ, बी और सी क्वेश्चन, मतलब बी और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर तुम्हें कोई चीज़ फंस रही है, तो बी और सी में से जो तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है ना, जो बिल्कुल सही लग रहा है, उस पे जाना। वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उनके करेक्ट होने की, ऐसा मैंने सुना भी था और मैंने खुद भी अप्लाई कर रखा है ऐसा। तो इन सारे पॉइंट्स को तुम अप्लाई करके अपने पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी और पेपर में तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को पेपर में फॉलो करते हो। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो अगर वीडियो यूज़फुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।